हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 लेके। और लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके थे कि वीबीटी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। वीबीटी आप सबको अभी तक पता चल ही गया रहेगा, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये नहीं देखा है इसका फर्स्ट लेक्चर तो देख के आओ, आपको इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का। और ये 10वां लेक्चर चालू है। आज जो वीबीटी की बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो वो बॉन्ड बना का बना रहेगा, नहीं रहेगा, और कब तक रहेगा, कब टूट जाएगा, उसके ऊपर चर्चा करने वाला है। वही हमसे डिस्कस करना चाहता है कौन? वीबीटी। देखो, इसमें बहुत सारी थियरी आती है। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? वीएससीपीआर। वीएससीपीआर क्या कहती है कि तुम लोग जो कह रहे हो कि हाँ बॉन्ड ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जब 3D मॉलिक्यूल हम देखते हैं, तो आपने मेरे ख्याल से अभी तक मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके वो कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में। वो कहता है हमसे कौन? वीएससीपीआर। अब बॉन्ड बन गए हैं तो उसके बाद वो बॉन्ड बने हुए कब तक रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा कौन करता है? वीबीटी। तो बस यही हमें देखना है अभी। तो आज का इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्राफ वगैरह के साथ चालू करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी दो वस्तु या दो एटम्स के बीच में, मान लो ए एटम है और बी एटम, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दो चीजों की वजह से बनता है। एक तो होगा तुम्हारा अट्रैक्शन और दूसरा होगा रिपल्शन। एक होगा अट्रैक्शन और दूसरा होगा रिपल्शन। अब ये दोनों क्या चीजें होती है? तो अट्रैक्शन और रिपल्शन मैंने आपको बहुत बार बताया कि अट्रैक्शन वो वस्तु होती है कि अगर दो सेम चार्जेस एक साथ आ जाए तो वो क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? रिपल्शन। और जब दो अलग अलग चार्जेस एक साथ आ जाए तो उसको कहेंगे, वो दोनों एक दूसरे को बुलाएंगे अपने पास, उसको कहेंगे हम अट्रैक्शन। जैसे हमें भी हमारे दूसरे संवाददाता से क्या बोलते हैं, रुचि होती है, कोई दूसरे फील्ड में रुचि होती है, सबको दूसरों का काम आसान लगता है उस हिसाब से, ठीक है। अब अट्रैक्शन में होता क्या है कि कब तक एटम्स अट्रैक्ट करेंगे और कब ऐसा पॉइंट आएगा जब एटम्स रिपेल करना चालू कर देंगे। तो जो अट्रैक्शन होता है वो होता है, मान लो ये एक एटम है ए और ये उसका न्यूक्लियस है। सॉरी, हाँ, ये है ए एटम और ये है उसका न्यूक्लियस। और मान लो ये है हमारा बी एटम और ये है उसका इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमेना जो होता है वो होता है ए के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ए के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में जब ये दोनों, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो जब ये दोनों के दोनों पास में आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा ही पास आ गए तो क्या हो जाएगा? बी का भी तो न्यूक्लियस है ना, बी का भी तो न्यूक्लियस है, और दूसरी बात ए के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? इसके बी के न्यूक्लियस और ए के न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन चालू। क्यों रिपल्शन होगा? बिकॉज दोनों के दोनों कैसे है? सेम एटम्स है। दोनों के दोनों कैसे है? आई एम सो सॉरी, सेम न्यूक्लियर चार्ज है। दोनों के दोनों के पास क्या है? सेम चार्ज है। वैसे ही ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्यों? बिकॉज दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? सेम, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें आगे बढ़ना है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के कॉन्सेप्ट को लेके। यही हमें समझाया कौन? वीबीटी, कि बॉन्ड्स बनेंगे तो कब तक बने रहेंगे और कब वो बॉन्ड्स हट जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या कहना चाहता है ये, चलो देखा जाए। हाँ, मैं क्या कह रहा था? अट्रैक्शन और रिपल्शन की थियरी की बात कर रहे हैं हम। अब इस बीच में
मान लो यहाँ पे, अब अभी हम जनरल केस ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ए का न्यूक्लियस है और बी का इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा। और सर आप बार बार अट्रैक्शन क्यों कह रहे हो, बिकॉज इसी के ऊपर सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को बुलाएगा, और ये जो बुलाना होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। अब थोड़ा हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ की तरफ धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आएगा ये सारा का सारा चीज है कि मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का। ठीक, H2 का ये एग्जांपल हम लेके चलेंगे और ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। यहां पे हम लेते हैं टोटल एनर्जी और यहां पे हम लेते हैं डिस्टेंस। ठीक, समझते हैं ना, सुनते जाना। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी। जब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने नहीं थे, जब ये हाइड्रोजन अलग अलग घूम रहे थे, H इधर घूम रहा था, H इधर घूम रहा था, तो दोनों क्या थे, आइसोलेटेड एटम्स थे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिफोर बॉन्डिंग बोथ द H atoms, H मतलब हाइड्रोजन एटम्स, H atoms were isolated, hence we can say, हम क्या कह सकते हैं कि उन दोनों के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो क्या हो सकते हैं, या दोनों के ऊपर जो एनर्जी होगी वो क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिटरी जीरो। अब ये आर्बिटरी का मतलब क्या होता है, तो आर्बिटरली का मतलब होता है कि मान के चल रहे हैं हम। आर्बिटरली मतलब कि हमने अज्यूम कर लिया, आर्बिटरली जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हमने अज्यूम कर लिया कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स अकेले अकेले घूम रहे थे, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, जीरो। अब आपको मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था कि ये जो भी बॉन्ड बनता है वो एक ही वजह से बनता है, एक ही वजह से। क्या है वो वजह, कि स्टेबिलिटी पाने के लिए, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एनर्जी के। ध्यान रखना, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जब ये लोग आप ऐसे ही घूम रहे थे तो इनके पास क्या, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मान के चलते हैं, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। अब जब कोई भी इंसान या कोई भी एटम मॉलिक्यूल वगैरह बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उनकी स्टेबिलिटी जो अकेले एटम घूम रहे हैं उनसे ज्यादा हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, मान लो कोई दो एटम्स ने बॉन्ड बना लिया, मान लो ये ए और मान लो ये बी, ये दोनों अभी अकेले अकेले घूम रहे थे, इसका कुछ अपना स्टेबिलिटी रहेगा, इसका कुछ अपना स्टेबिलिटी रहेगा, दोनों का स्टेबिलिटी अलग अलग। ठीक, अब जब दोनों बॉन्ड बना लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो दोनों के दोनों में क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से ये लोग ज्वाइंट हो जाएंगे। अब जब ये बॉन्ड बना लिए हैं तो इनकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों, बिकॉज ये इन्होंने क्या कर लिया है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। जब स्टेबिलिटी बढ़ गई तो हम लोग ने ये सीखा है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इनके पास क्या होगा, एनर्जी कम होगी। ये बात समझ में आई आपको, पक्का। बस उसी प्रकार से ये लोग का क्या मान लिया हमने कि हेंस वी कैन से दैट पोटेंशियल, या ऐसा लिख दो, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इज आर्बिट्ररी जीरो, कि दोनों का जब पोटेंशियल एनर्जी हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जीरो के बराबर आता है। अब मान लो वो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, अब जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमें पता है कि आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी में
और उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि जब भी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसमें या तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इनको हम क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी जब दे दी तो यहाँ पे क्या होता है, ये एनर्जी का मान लो यहाँ पे सोर्स था, लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी की तरफ क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज वो बना लेते हैं H2 के बाद क्या होता है, मतलब के हाइड्रोजन ने अब किसका कॉन्फ़िगरेशन ऑकर कर लिया है, हीलियम का, जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बना लिया। हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, हीलियम का ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो इनकी एनर्जी धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है। मान लो इधर पे पहुंच गए। अब इधर पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि इनके जो एटम्स है वो ध्यान से देखना, ये जो आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दे, देखो कैसे होगा। ये बॉन्ड बना है, अब धीरे 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 ये अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, एक दूसरे के अंदर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अब जैसे ही अंदर गए तो यहां पे पहुंच गए वो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे कि ये गए और एक पॉइंट आएगा जब जा ही नहीं पा रहे हैं, उधर ही रुक गए हैं। क्यों, बिकॉज जब इसके आगे जाएंगे तो इन दोनों के बीच में अभी अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। सर क्या कह रहे हो, हम समझाते हैं, रुको एक सेकंड रुको, अभी आपको पूरा ऐसा मतलब जिंदगी पूरी ऐसे आपको आ जाएगी। एक सेकंड बस रुको, थोड़ा मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ भी। देखो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये प्लस और ये प्लस, ये क्रॉस नहीं बनाया मैंने, ये प्लस चार्ज बनाया इनके अंदर के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है। तो आए 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 एकदम आए, अंदर आए अंदर आए अंदर आए अंदर आए, एक पॉइंट आएगा जब ये इतने अंदर आगे रहेंगे, मान लो इधर तक। ठीक है, अब ये भी उतना है और ये भी इतना है। अब इसके बाद ये और अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर और अंदर गए तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करना चालू कर देगा। अभी तक तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, बस 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 बस। अगर इसके आगे तुम चले गए तो बेटा हम चालू कर देंगे तुम्हारा रिपल्सन, क्योंकि तुम्हारा जो शेल है वो मेरे वाले न्यूक्लियस को टच कर रहा है। जैसे ही टच होगा तो देखना ध्यान से, वैसे डुडुंग, जैसे ही टच होगा डुडुंग, समझ में आया। तो इस प्रकार से तो यहां तक जाएगा एक पॉइंट तक, उसके बाद क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा। और इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों इस पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं। अब जैसे इस पॉइंट पे आते हैं, मतलब यहां पे इनके पास है मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी। और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है इधर वाला, ये है वो पॉइंट, पल्ले पड़ा, ये है वो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, जब दोनों एक दूसरे के एकदम पास आ चुके हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब मान लो कि नहीं आप बड़े जिद्दी हो मेरी तरफ, तो आपने क्या किया, इसको एकदम अंदर ही धकेल ही दिया खट करके। जैसे ही धकेल दोगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा और दूर दूर भागना चालू करेंगे। और दूर दूर भी इतना नहीं भागेंगे, मतलब एकदम ही नहीं चले जाएंगे। तो देखो मैं आपको पूरा वापस बताते, ऊपर से आया 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 नजदीक, बस रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, रुक गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर तुम और अंदर घुसाए तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन चालू हो गया। मान लो तुमने, अब ये जो पॉइंट ये कहां वाला है, इधर वाला है। नामकरण अगर मैं कर दूं तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। सर ए पॉइंट क्यों दिखा है, ए पॉइंट मैंने वो बताया जो सेफ डिस्टेंस होता है, जिसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद आ गया बी पॉइंट। बी पॉइंट एकदम वो होता है, वो पॉइंट जहां पे अट्रैक्शन खत्म ही होने वाला है और रिपल्शन चालू होने वाला है, वो है बी पॉइंट। अब जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्शन मैंने खत्म करना, खत्म क्या करना है, बस यहां से धक्का मारो, ऐसे धक्का मारोगे, अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर चला गया तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करना चालू करेगा। और जैसे ही रिपेल करेगा तो दूर भागेगा, लेकिन दूर भी तो नहीं भेजना चाहते, बिकॉज बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबल कम हो जाएंगे, स्टेबल कम हो जाएंगे तो भाई साहब एनर्जी बढ़ जाएगी। और हमें एनर्जी इंक्रीज करके नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, हमें चाहिए स्टेबिलिटी। बात पल्ले पड़ी। तो इसीलिए क्या करेंगे, जैसे ही ध्यान से देखना, जैसे ही दूर भागेंगे, अरे रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, फिर रुक गए,
फिर वापस, अरे रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, फिर रुक गए, तो ये ऐसा खेल चलता रहेगा। तो ये एक टाइम आएगा जब तक ये इसको भेजेंगे, ऐसा मान लो इधर तक भेजा ये, तो यहां से क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है, पल्ले पड़ी बात है। अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब जब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो जाए, बैलेंस कर ले एक दूसरे को। ऐसे करके पूरा का पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसे करके पूरा का पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बातें समझ में आई आपको, क्लियर हुई कुछ कुछ बातें, पक्का? आपको बस यही समझना था। अब ये जो है ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन वापस चालू हो गया। अब वापस अट्रैक्शन होगा तो वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये नेगेटिव में क्यों गया, नेगेटिव में गया ना भाई साहब, ये देखो ये यहाँ पे ओरिजिन, इधर से नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी जितनी कम होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, और एनर्जी कम का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव एनर्जी मतलब बहुत कम है, तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा हमारा मॉलिक्यूल, इसीलिए वो गया था कहाँ, नेगेटिव में। पल्ले पड़ी बातें, कर लो कॉपी फटाफट। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड्स बन रहे तो कैसे बन रहे, जिसको हम कहते हैं ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप सबको ईद की और अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। त्यौहार भी मनाने चाहिए मेरे एक हिसाब से, तो सारे के सारे। चलिए, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहना चाहता है हमसे, ये हमसे ये कहना चाहता है कि कोई अगर, मतलब जैसे कि हमने पढ़े हैं एटम्स के ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, 4 प्रकार के, एस पी डी एफ। उसमें से हमें एस पढ़ना है, पी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में वही है। डी और एफ के हमें नहीं पढ़ने, एफ के तो ऑर्बिटल भी नहीं पढ़े हमने, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हमने सिर्फ किसके पढ़े हैं, एस पी और डी के। उसमें डी के हमें नहीं करने, कैसे होते हैं कैसे नहीं, सिर्फ किसके हमें ध्यान रखना है, पी के ध्यान रखने हैं। हाँ, अगर CET या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसमें आपको डी के भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये कहना चाहता है कि अगर कोई कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। द ऑर्बिटल्स विच ओवरलैप मोर गेट्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, उस हिसाब से। अब उसके बेसिस पे, ऑर्बिटल्स के साइज के बेसिस पे हमारे पास आते हैं 2 प्रकार के बॉन्ड्स, 2 प्रकार के बॉन्ड। सबसे पहला आता है सिग्मा बॉन्ड और अगला आता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और पाई बॉन्ड को डिनोट करते हैं हम पाई से, ठीक है। अब इसके सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ठीक है। सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमसे ये कहना चाहता है कि जब ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो तो उसको हम कहते हैं सिग्मा ओवरलैप, या फिर उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। व्हेन द orbitals, when the overlap of bonding molecule, of bonding orbitals या molecules is along the internuclear axis, then it is called as
कॉल्ड एज सिग्मा ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इसमें समझना है वो आपको समझा देते हैं। अब देखो इसमें ना हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम हिसाब से पढ़ते हैं कि हेड टू हेड या हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि जब कोई सर से सर टकरा रहा हो ऐसे, तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं इनको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। हेड ऑन का मतलब एक सर से दूसरा सर टकरा रहा है। इसमें हमारे पास तीन मुख्य प्रकार से रूप आते हैं। सबसे पहला आता है 2s ऑर्बिटल, अगला आता है 1s एंड 1pz ऑर्बिटल, और अगला आता है 2p ऑर्बिटल्स। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद पाई पढ़ लेंगे और फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी भी हो जाएगी खत्म। सबसे पहला 2s ऑर्बिटल। अब इसमें हम जो एग्जांपल यूज करेंगे वो करेंगे H2 का। तो H2 का हमें पता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और H2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी घूमता रहता है हिसाब से। अब ये दोनों देखो, ये दोनों के हेड है। हेड का मतलब क्या है? दोनों के दोनों गोले हैं। तो ये दोनों गोले जब टकराएंगे तो इनके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और उसी बॉन्ड को हम कहते हैं, जैसे कि ये प्लस और ये हिसाब से ये यहाँ पे प्लस, और आप देख सकते हो ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन तभी हमें नाम नहीं पता था, बिकॉज अभी नाम हमें अभी जानना है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको? सिग्मा बॉन्ड। ये कैसे बने हैं? इन दोनों के एडिशन की मदद से। इसी को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। पल्ले पड़ा, बस यही होता है। इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब यहाँ पे H2 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा? 1s2। ये है H2 का, लेकिन अगर मैं H का बोलूँ तो वो क्या होगा? 1s1। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं बहुत विस्तार में। एक H का होता है 1s1, दूसरे H का होता है 1s1, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? 1s2। सिंपल सा लॉजिक। कर लो नोट डाउन फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी। चलो करें श्योर। चलो अगला जो आता है वो आता है, हम अगले वाले की बात करते हैं 1s एंड p। तो इसको हम कहते हैं sp ओवरलैप। अब इसमें क्या होता है? वो sp ओवरलैप में इसमें हम एग्जांपल लेते हैं HF का। किसका एग्जांपल लेते हैं? HF का। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आता है 1s1, और जो F का आता है वो आता है 1s2, 2s2, 2p। 2p कितना हो जाएगा? 9 होते हैं ना, तो 2p 5। इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? फ्लोरीन की। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ है, किसमें? p में। तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑफ बोर रूल, हुंड्स रूल सब फॉलो करना है हमें। यहाँ पे जो है खाली ये वाला जो है ये है px, ये वाला जो है ये है py, और ये वाला जो है ये कौन सा है? pz। तो pz में खालीपन है, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें खालीपन है। ये दोनों खालीपन क्या करेंगे? अभी बॉन्ड बनाएंगे। और हमें s का हमें पता है शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और p का कैसे होता है? हम सबको पता है, डम्बेल शेप होता है, राइट। एक और बात है इसमें जानने के लिए कि जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हुए, सेम स्पिन समझ में आता है, मतलब कि जैसे कि पैरेलल हुए, ऐसे और ऐसे हुए, तो दोनों में बहुत रिपल्शन होगा और बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे, स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम हमेशा कैसे दिखाते हैं? ऑपोजिट स्पिन। इसका मतलब
कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये स्पिन विन की बातें हम कर चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ये मैं एडिशन करके बॉन्ड बना देता हूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे बॉन्ड बन गया, ऐसे। अब यहाँ पे ये था प्लस, ये था यहाँ पे इनका प्लस, यहाँ पे इनका प्लस, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए रहोगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ किसके बीच में, स्फेरिकल एस और किसके बीच में, डम्बल शेप पी के बीच में, इसके लिए हम कहते हैं एस पी ओवरलैप। क्या कहते हैं, एस पी ओवरलैप। एस वाला किसका था, हाइड्रोजन का, पी वाला किसका था, फ्लोरीन का। पल्ले पड़ी है बातें। चलो अगला वाला भी डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या कहता है अगला वाला, अगला वाला हमसे कहता है 2p ऑर्बिटल्स। तो जब 2p ऑर्बिटल्स आते हैं, इसका एग्जांपल होता है F2। F2 का देखो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इधर पे दिख रहा है। अब F2 में क्या होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इसके जैसा एक और डिब्बा खाली मिलता है। तो F के कैसे होते हैं शेप, डम्बल शेप के होते हैं ऐसे, और एक दूसरा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से दूसरे वाले F का। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे आमने सामने आके टकराते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, देखो यहाँ पे भी हेड ऑन कोलिजन है, इस P का सर इस S के सर से टकरा रहा है। यहाँ पे भी देखो आप, अभी आप देखोगे, अभी मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये ऐसे दिखेंगे और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इधर घूमते रहेंगे। श्योर, पल्ले पड़ी। तो यहाँ पे जो टकराव है देखो जरा, इसका हेड और इसके हेड के बीच में, और यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बना है, P और P के बीच में। इसके लिए हम क्या कहते हैं, PP ओवरलैप। PP ओवरलैप, इस हिसाब से पूरा का पूरा नामकरण की विधि चलती है। ये हो गए सारे के सारे हमारे क्या, सिग्मा बॉन्ड्स। सारे के सारे क्या हो गए हमारे, सिग्मा बॉन्ड्स। टेप लो। अब इसके बाद एक हमारा आखिरी बचता है जिसका नाम है पाई या फिर PP ओवरलैप, या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग पाई ओवरलैप, या फिर इसको एक और नाम देते हैं हम क्या, पाई बॉन्ड। चलो देख लिया जाए। हाँ, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। तो अगला टॉपिक कौन सा है, या PP ओवरलैप, इसी को हम कहते हैं पाई ओवरलैप, इसी को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, पल्ले पड़ा। PP ओवरलैप, पाई ओवरलैप, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है ना कि एक p ऑर्बिटल आता है। अब यहाँ पे ये सोया हुआ था, ये जितने भी कोलिजन है कौन से, हेड ऑन कोलिजन, और इसको हम कहते हैं मेरे ख्याल से साइड ऑन कोलिजन या फिर साइड वाइज कोलिजन, साइड वाइज ओवरलैपिंग एक और नाम से हम जानते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको क्या नाम जानते हैं हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन कोलिजन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब कभी भी अगर सीखना तो ऐसे ही सीखना कि ये होता है SP, और कौन से हो गए हमारे दो S वाले, और P वाले कैसे होते हैं, इस प्रकार से ऐसे फॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे टकराते हैं। तो अभी आप देखोगे एग्जांपल, जैसे कि ये, ठीक है। अब जब PP में अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनता है कि ये तो सोया हुआ है, हम यहाँ पे लेते हैं PY या फिर PY, या फिर हम लेते हैं PX और PX, ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं कॉम्बिनेशन। तो कुछ इस प्रकार से बनता है। अरे यार, ये ऐसा और ये भी ऐसा। अब जब ये दोनों फॉर्म होंगे, एक साथ आएंगे, तो कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखना,
ठीक है। ऐसे देखा, तो ये वाला कुछ इस प्रकार से जुड़ गए। अब इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और ये कुछ ऐसे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है। इसी को तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है ना, इसको तो हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। और यही होता है हमारा पाई बॉन्ड। यही क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड आपको दिखे तो उसमें से क्या है, पाई बॉन्ड है। वो क्या है, वो पाई बॉन्ड। इसी के साथ हमारा ओवरलैपिंग खत्म, और इसके बाद सबसे मजेदार टॉपिक चालू होगा, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लोगों को ये कंफ्यूज रहता है हमेशा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो भी आपको हम बता देंगे। बाकी अभी के लिए इतना, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।